हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे युआन किडनैप हो चुका था और विंग यहाँ पे सभी लोगों के साथ खुद को इंजर करने के बावजूद भी युआन को बचाने गया हुआ था। यहाँ पे जैसे ही वैन रूहान के मेंशन के बाहर पहुँचता है, यहाँ पे विंग के बॉडीगार्ड उसे ब्लैक कलर के ग्लव्स दे देते हैं। यहाँ पे विंग ग्लव्स पहन लेता है और अब उन्हें पहन के आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे विंग के बाकी के बॉडीगार्ड्स कुछ और बॉडीगार्ड्स को संभालते हुए उन्हें रास्ते से साफ कर रहे थे। विंग, लैनवांग जी, सोंगला, शुयांग और शाओ सीचैन, अब ये सभी लोग पहुंच चुके थे अंदर। वो लोग हर जगह युआन को ढूंढ रहे थे। विंग की आंखों में गुस्सा भी था और युआन की लिए चिंता भी। वो अपने आंसू को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए यहाँ पे बड़ी हिम्मत करके सब दूर सारी चीज़ें चेक कर रहा था। यहाँ पे हर रूम को हर जगह अच्छे से चेक करते करते अब वो लोग बेसमेंट की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पर वैन रूहान ने युआन को बांध के रखा हुआ था और युआन के फेस के ऊपर वैन रूहान के चाटे के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। और वो यहाँ पे देखते हैं कुछ एनिमल्स की लाशें पड़ी हैं और एक दूर कोने में यहाँ पे वैन चाओ है। वो पता नहीं एक एनिमल के साथ ये क्या कर रहा है। वो ये देख के शौक था कि हाँ, वैन चाओ एक एनिमल के साथ सेक्स कर रहा है। ये बिल्कुल घिनौना नजर आ रहा था कि कोई इंसान इस हद से पागल कैसे हो सकता है कि एनिमल जो इतने मासूम जानवर होते हैं या फिर वो उनके साथ कैसे कुछ कर सकता है। ठीक है, फीमेल्स या मेल के साथ हो रहा है, वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वो कुछ कह सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर यहाँ एनिमल्स क्या कहेंगे, उनकी तो कोई बातें तक नहीं सुन सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और यहाँ पे वैन रूहान अब युआन के गाल के पास चाकू को ले जाते हुए कहता है, तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बचाने वो टच मी नॉट प्लांट आएगा, जैसे किसी के टच होते ही पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, वो तुम्हें बचाएगा। यहाँ पे युआन अब कहता है, मेरे डैडा के बारे में कुछ कहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरे बेबी जो चाहे वो करे, तुम्हें उससे क्या करना है। यहाँ पे अभी भी युआन की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। वैन रूहान को देख के बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारा यही एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे तुम्हारी एटीट्यूड उस वहीं के ऊपर गया है। पता नहीं उसके अंदर ऐसा है क्या, ये सब उसके पीछे पागल हो जाते हैं। देखो उसे। यहाँ पे वो अपने बेटे की तरफ इशारा करता है क्योंकि वैन चाओ भी यहाँ पे वहीं का नाम ले रहा था। युआन अपनी नज़रें फेर लेता है और कहता है कि क्या देखूँ, यहाँ पे एक बुलशिट पर्सन पागल हो चुका है और उसके साइकोपैथ डैड उसे सब कुछ करने दे रहे हैं। युआन की ये बातें सुन के यहाँ पे अब वैन रूहान को बहुत गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है। ये वही यहाँ पे अपने पास से एक गन निकालता है और उसके हाथ में शूट कर देता है। वांग जी को इतने टाइम तक बिल्कुल नहीं पता था कि विंग अपने साथ गन लेके चल रहा है और वो सच में शूट कर देगा। विंग यहाँ पे अपनी दूसरी गन को भी निकालता है और वो दोनों गन से शूट करते हुए सभी बॉडीगार्ड्स को शूट कर देता है। और यहाँ पे अब वैन रूहान के सामने जाके खड़ा हो गया था। विंग के बॉडीगार्ड ने वैन रूहान को पकड़ लिया था और वही वैन रूहान के पहले दोनों पैरों पर शूट करता है और उसके बाद उसे घुटनों पर लाने के बाद वो उसके बेटे की तरफ यानी कि वैन चाओ की तरफ देखता है, जहाँ पे अपने वो सारा सा काम करने के बाद अब वो यहाँ पे विंग की तरफ आ रहा था। वो कहता है, मैं चाहता था मेरे डैड मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, देखा उन्होंने तुम्हें मेरे लिए ले ही आए। मैं जानता था तुम मेरे पास ज़रूर हो गए। वो यहाँ ये सब कुछ कहते हुए विंग के पास बढ़ रहा था। उतने में एक बॉडीगार्ड उसे मारने जाता है पर वैन चाओ उसे मार देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, मुझे यहाँ पे उसके साथ सिर्फ एक नाइट स्पेंड करनी है। उसकी आंखें कितनी नशीली हैं। यहाँ पे विंग ये सारी बातें सुन रहा था। विंग यहाँ पे सोंगलान को इशारा करता है कि वो यहाँ पे युआन को लेकर जाए। युआन के वो लोग हाथ वगैरह खोल देते हैं और यहाँ पे विंग युआन के गाल पे हाथ रखते हुए कहता है, युआन दर्द हो रहा है। युआन हंसते हुए मना कर देता है पर यहाँ पे इतना सब कुछ देखने के बाद युआन यहाँ पे बेहोश हो चुका था। और यहाँ पे सोंगलान अब युआन को लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग यहाँ पे अपने रियल डेविल फॉर्म में आता है। उनके इशारों पे यहाँ पे वैन चाओ और वैन रूहान उसके सामने घुटनों में बैठे हुए थे। उन दोनों के पैरों में विंग ने गन्स को शूट कर दिया था। उनके गले के अंदर लोहे की चेन वाली डॉग की कॉलर्स थी और वो यहाँ पर अब उन दोनों के पास जाके अपनी चेयर को खसका के बैठ जाता है और कहता है, अच्छा तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुमने मेरे युआन को हाथ लगाया, उसके फेस पे तुमने चाटा मारने की हिम्मत कैसे करी। वही यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इन्हें तब तक मारना
जब तक मैं रुकने को ना कह दूँ। और वो ये कहते हुए बस अब तुम बैठ जाता है। यहाँ पे विंग के बॉडीगार्ड्स उन लोगों को बहुत चाटे मारते हैं, इतने कि अब उनके पूरे गाल लाल पड़ चुके थे और इतने ज़्यादा चाटा खाने का उनके मुंह के अंदर से ब्लड आ रहा था। अब विंग को यहाँ पे तभी चैन नहीं मिलता है और वो यहाँ पर अब अपने बॉडीगार्ड से कहता है, जाओ वो टूल किट लेकर आओ। उन्हें लाने के बाद विंग यहाँ पे एक टूल को निकालता है जिसके थ्रू यहाँ पे इंसान के नाखून को खींच के अलग करा जा सकता है। वो यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड से कह के उनके एक हाथ पे पैर रखवाता है और यहाँ पे वैन रुहान के एक नाखून को उस चीज़ से पकड़ते हुए कहता है कि अगर मैं इसे ही निकाल के अलग कर दूँ तो, और या फिर यहाँ पे वही अब वैन रुहान की उंगली के पास उस औजार को ले जाते हुए कहता है, या फिर मैं इस हाथ को ही काट दूँ, इन फिंगर्स को जिसने मेरे युवाओं को टच करने की हिम्मत करी। ऐसा कहते हुए यहाँ पे बड़े दर्दनाक तरीके से वैन रुहान और वैन चाओ के सारे फिंगर्स काट देता है। इसे देखने के बाद लन वंगजी अंदर से घबराया जा चुका था कि उसने आज तक विंग का ऐसा रूप नहीं देखा था। विंग बिना झचके उन लोगों की पूरी उंगलियां काट चुका था और यहाँ विंग के चारों तरफ सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। वैन रुहान वैन चाओ पेन में चिल्ला रहे थे पर किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे अब वही हंटर निकालता है और उन लोगों को बॉडीगार्ड से कह के पिटवाना चालू करता है। वो लोग बहुत मार खा रहे थे तभी विंग ने उनको छोड़ा नहीं था। उनको कहता है, अब जाओ इन्हें और कोल्ड स्टोरेज में जाके बंद कर दो मेरे घर के बेसमेंट में। विंग के बॉडीगार्ड ऐसे ही करते उन लोगों को अब कार के अंदर लेकर जाते हैं उसी कॉलर के साथ और विंग के घर के अंदर जो बेसमेंट बना हुआ है कोल्ड स्टोरेज उसके अंदर जाकर बंद कराते हैं। विंग और बाकी सब लोग भी यहाँ से विंग अब अपने हैंड ग्लव्स को उतार के फेंकता है, टिश्यू लेता है, अपना हाथ साफ करता है और वहाँ से उस जगह के पास वो लोग आग लगा के जैसे बाहर आते हैं पूरा मेंशन ब्लास्ट हो जाता है। कहता है बहुत अच्छा, मैं नहीं चाहता कि जहाँ मेरे युवान को हल्का सा भी हर्ट हुआ है वो मेमोरीज इस जहाँ में एग्जिस्ट भी करे, मैं पूरी चीज़ें तबाह कर दूँगा। वो ये कहता ही यहाँ पे अब सबसे ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही थी कि वैन कंपनी रातों रात तबाह हो चुकी है। वैन रुहान और वैन चाओ का कुछ पता नहीं है, वो लोग गायब है या फिर अपने काले धंधे एक्सपोज होने के कारण वो लोग ये कंट्री छोड़ के भाग गए क्योंकि उनके सारे काले धंधे वहीं ने सबके सामने ला के रख दिए थे और इसके बाद से ही वो लोग गायब थे। वो लोग कहाँ हैं कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। हम मेमोरीज को मिटा दें ऐसा हो नहीं सकता। बुरी और अच्छी दोनों ही यादें हमारे साथ रह सकती हैं या फिर कहा जाए वो हमारे साथ रहते ही हैं। हम उन्हें परमिशन नहीं देते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से हमारे साथ जुड़ी हुई रहती हैं। ऐसे विंग के साथ भी था। हाँ, उसकी फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा किया था या फिर कहा जाए वो लोग का इंटेंशन नहीं था बट कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई जो उस तरीके से हो गया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी रिलेशन के अंदर ट्रस्ट, और अगर वही ना हो तो वो रिलेशन टिक ही नहीं सकता। भले ही वो किसी लवर का हो या फिर फैमिली के अंदर मदर फादर का या फिर मदर और चाइल्ड का, इन सभी के बीच में ट्रस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे अब विंग के फैमिली और विंग के बीच में भी थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। विंग यहाँ पे मिस्टर वे और मैडम वे को भी अब थोड़ा नॉर्मली ट्रीट करता है, उनसे थोड़ी बातें हो जाती हैं। जियांग चैंग, जियांग फामिया और भी लोगों से विंग की यहाँ बातें होती हैं और वो लोग भी अब थोड़े थोड़े ओपन अप हो रहे हैं। जियांग चैंग और लैन चैंग की मैरिज हो चुकी है। उनकी मैरिज से लैन वंगजी बहुत गुस्से में था। उसने अभी तक जियांग चैंग को माफ़ नहीं किया है या फिर कहा जाए विंग की पूरी फैमिली को माफ़ नहीं किया है, पर विंग के कारण वो सब कुछ झेल लेता है कि उसको कोई परेशानी नहीं है कि अगर उन्हें इन सभी लोगों से इनकी शक्ल देखने के बाद, इनसे थोड़ी सी बातें सुनने के बाद, ना एक दो हूँ और हाँ के रिप्लाई करने के बाद उसे यहाँ पे विंग से बात करने का मौका मिल रहा है, विंग के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे इरिटेटिंग पीपल्स के साथ तो वो कितने भी घंटे रह सकता है अगर उसे कुछ टाइम अपने विंग के साथ मिलने वाला है। तो वंगजी जो विंग के लिए आज अपने हाथ से बना के सूप लेके गया था, जैसे विंग तुरंत ही खाने लग जाता है। वंगजी कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछूं? विंग हूँ कहता है। वंगजी अब यहाँ पे विंग का हाथ टच करता है। विंग को अब उससे पैनिक अटैक्स नहीं आता है बट सिर्फ थोड़े मोटे टच से, ज़्यादा उसे करते हैं तो अभी वो डर जाता है। यहाँ पर लैन वंगजी विंग का हाथ थामते हुए और उसे रब करते हुए कहता है कि
क्या मैं क्या मैं तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ? वो एक उसकी तरफ देख रहा था। क्या माफ़ी मांगने के लिए भी हम परमिशन लेते हैं? वांग जी कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ कॉलेज में किया था, मैं जानता हूँ कि उससे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ होगा, बट उसके कुछ टाइम बाद जब तुमने मुझे उस एक बार भी जो तुम नज़र उठा कर देखते थे वो बंद कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों था, या फिर शायद ये तब से चालू हुआ जब तुम पूरे क्लास में शांत रहते थे और मैंने आते समय तुम मुझे देखते थे तो वहीं आके जैसे बहुत कुछ कह जाया करती थी। तुम्हारा फेस तो हमेशा शांत रहता था, कभी स्माइल नहीं थी। मेरा सिर्फ मन था कि एक बार तुम्हारी वॉइस सुनूं, और इतनी मेलोडियस वॉइस सुनने के बाद मैं कब इस तरीके से पागल हो गया कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता था कि तुम मेरे रहो। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था कि मैंने जो भी गलत किया, और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे पूरे सच्चे दिल से मैंने इतने सालों में किसी को मिस किया है, किसी को याद किया है, और या फिर किसी को अपना बनाना चाहा है अपने सपनों में, उसको अपनी चाहत बताई है, जताई है। और जिसके लिए मैं इन लोगों को चाहता हूँ वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे लिए मैंने कुकिंग सीखी और सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं यहाँ पे हर रोज़ आता हूँ। वही क्या क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो और मुझे अपनी लाइफ में एक बार ट्रस्ट करके वो मौका देना चाहोगे, वो पर्सन बनाना चाहोगे जो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहे। मैं जानता हूँ कि अभी भी तुम्हें पैनिक अटैक्स आते हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना कभी टच नहीं करूँगा। वही यहाँ पे यह सब सुनने के बाद कुछ कहता ही नहीं है, और यहाँ पे युवान जो डेस्क के नीचे छुपा हुआ था उसके बाजू में सॉन्गलैंड भी था। युवान धीरे से विस्पर करते हुए कहता है कि मैंने कहा था इससे नहीं होने वाला है। इससे अच्छी स्क्रिप्ट तो मैंने लिख के दी थी इसको कि वो बोल देता, पर इस महाराज को तो अपने मन की बात कहनी थी। मेरे डैडा को पटाना इतना आसान थोड़ी ना है जो इतनी कम इमोशनल स्पेस से काम चलेगा। सॉन्गलैंड कहता है वही तो, मैंने तो इसे कितनी फ्लर्टी और सेक्सी लाइफ तक समझाई थी, पर इसे देखो इसने तो सब कुछ कबाड़ करके रख दिया। और यहाँ में वो दोनों अब चुप होते हैं, और विंग सिर्फ वांग जी की तरफ देख रहा था। वो कुछ कहता नहीं है। वांग जी काफ़ी घबरा गया था। विंग यहाँ पर उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो मुझे जवाब दे सकते हो, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। यहाँ पे विंग सिर्फ हमें नोट करता है। वांग जी अब बात घुमाने के लिए विंग से पूछता है वैसे तुमने वैन चाओ और वैन रोहन का क्या किया? ये सुनते ही यहाँ पे युवान और सॉन्गलैंड के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें भी जानना था आखिर उनके साथ हुआ क्या है। युवान को तो पता ही नहीं था ये लोग हैं क्या। युवान को तो यही लगता है कि ये लोग यहाँ से अब देश छोड़ के भाग गए। विंग कहता है वो लोग वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। यहाँ पे लनवांग जी को वो समझ नहीं आता है, और विंग कहता है अगर तुम्हें चांस चाहिए तो चलो मेरे साथ। यहाँ पे अब विंग जाने लगता है और उसके पीछे लनवांग जी भी। युवान अब टेक से बाहर आते हुए कहता है सच में क्या डैडा इतनी सी बात से मान गए? मेरा बेबी बहुत ज़्यादा मासूम है। यहाँ पर सॉन्गलैंड बाहर आते हुए कहता है पर इसमें तो एक भी फ्लर्टी लाइन नहीं थी, ये हाँ कैसे बोल सकता है? वो लोग भी अब उनके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ आके सॉन्गलैंड को लेकर चली जाती हैं, और यहाँ पे युवान को कहती है जाओ और जाके अपना होमवर्क करो। और सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे लनवांग जी की वॉइस सुनाई आती है जो कह रहा था मैं जानता हूँ। यहाँ पे विंग ने एक पल के लिए ट्रस्ट के ऊपर से अपना विश्वास उठा लिया था। उसके हिसाब से ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, ट्रस्ट सिर्फ पावर होती थी, क्योंकि पावर के आगे सब लोग झुकते हैं और उसे ट्रस्ट कहते हैं। पर ये ट्रस्ट नहीं, एक फियर है, एक डर है, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इस इंसान पे इतना करते हो कि आँख बंद करके भी आपको उसके पीछे चलने को कहा जाए आप चल सकते हो। ये कहने की बातें नहीं है। अगर मुझे कहा जाए तो मैं विंग पे कितना ट्रस्ट करता हूँ, मैं इतना करता हूँ कि यहाँ पे उसने वैनचाओ और वैनवान के साथ क्या किया ये मैं तक नहीं जानता, या फिर हमें से कोई नहीं जानता, पर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं उनके साथ वही हुआ होगा जो विंग को सही लगा था। और विंग का वो रूप देखने के बाद मैं डर गया था, पर विंग का वो प्यार जो उसने इतने टाइम से छुपा के रखा है, वो अपनी आईज, वो टेंट्रम जो सिर्फ विंग मेरे ऊपर थ्रो करता है, उनके सामने ये सारी कुछ भी नहीं है।
मेरे को वही की वो पपी आइज़ बहुत पसंद है, मुझे पसंद है उसको दिन भर फॉलो करना और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो मुझे इग्नोर करता है। पर जब मैं गुस्सा हूँ तो भी वो मुझसे ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि मैं उससे गुस्सा होने की परमिशन तक नहीं रखता। यहाँ पे मेरा विंग बहुत क्यूट है। लैनवांग जी सब कुछ कह ही रहा था, उतने में यहाँ पे विंग की आवाज़ आती है जो किचन के शेल्फ के ऊपर बैठा हुआ था और यान यहाँ पे विंग को ले जाके कैरेट्स दे रहा था और विंग कैरेट को खाते हुए कहता है यू आर वेरी गुड, लगे रहो, कुछ टाइम बाद केक बन ही जाएगा, देखना हम यहाँ पे लैनवांग जी को सरप्राइज़ देंगे। और विंग यहाँ पे लैनवांग जी से कह रहा था वांग जी यहाँ पे केक में आगे क्या डालते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी अब आते हुए कहता है बेबी मैं आ रहा हूँ डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है तब इतनी डेंजरस प्लेस जैसे किचन में मत आया करो, इसके लिए मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर देता हूँ। विंग कहता है पर मुझे तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज केक बनाना है तो ऑफ कोर्स मुझे किचन में आना ही पड़ेगा। वैन सिंह सॉन्गलैट जिन दोनों की भी शादी हो चुकी थी, ने हुसैन जिसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे अभी भी अपने आप को रिवील नहीं करता है कि वो कौन है। वैसे आप लोग कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे वैनिंग का बॉयफ्रेंड क्या होगा, चलो मैं ही बता देती हूँ। मोशवांशु जो यहाँ पे वैनिंग का बॉयफ्रेंड है वो भी यहाँ पे आप सबके सामने आ चुका है और उसका नाम सबको पता है। इन सभी लोगों की शादियाँ हो चुकी है और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी लोगों ने मिशन को सजा दिया है। वैन सिंह यहाँ पे कहती है क्या ये सब कुछ तो मुझे ही लग रहा है या तुम्हें भी लगता है कि विंग का ये सरप्राइज़ बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं लग रहा है क्योंकि जिसका बर्थडे वही केक बना रहा है। सोंगलान कहता है सच में इतना अच्छा सरप्राइज़ तो मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा है। और यहाँ पे अब शाओ शिचन कहते हैं मैंने तो ऐसा हस्बैंड नहीं देखा है। यहाँ पर लैनवांग जी इतने सारे टेंट्रम विंग के सह कैसे लेता है और तुम्हें देखो। शाओ शिचन शुयांग को कोने से मारते हुए कहते हैं तुम मेरे लिए सिर्फ उन चालीस को उठा के मेरे मुंह तक लाने में तुम्हें इतना परेशानी आती है, तुम्हें तो हाथ पैर टूटने लगते हैं। यहाँ पर सारे कपल्स अब अपने अपने पार्टनर से थोड़ी थोड़ी शिकायतें करना चालू कर देते हैं और यहाँ पे अब वैन सिंह कहती सारी गलती लैनवांग जी की है। लैनवांग जी भी अभी वहीं आया था और वो कहता है मेरी क्या गलती है। यहाँ पे वैन सिंह कहती अगर तुम इतने लविंग और केयरिंग हस्बैंड नहीं होते तो हम लोगों को तुम्हें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वहीं यहाँ पे वांग जी का हाथ पकड़ के अपने पास खींचते हुए कहता है मेरे हस्बैंड के पर नज़र डालने से तुम लोग पहले ही सोच लेना वो सिर्फ मेरा है और तुम उसे ना लविंग बोल सकते हो ना केयरिंग बोल सकते हो क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए है। हमें सोंगलान कहता है हाँ तो ठीक है ना, उसे फ्लर्ट करना तो नहीं आता है, सबसे अच्छा फ्लर्टी तब मैं ही रहूँगा। लोग यूँ ही थोड़ी मोड़ी झोंक झोंक करने लगते हैं। यहाँ पे इन सभी की फैमिली इन्हें देख रही थी और उन सभी के फेस पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। इसी ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ ये एफएफ यहीं पे ख़त्म होती है। मेरे पास एक नेक्स्ट एफएफ का आइडिया है, आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पे लैनवांग जी जो एक वैम्पायर होगा, यहाँ पुराने टाइम पे बहुत बड़ी वॉर चल रही होगी और उस वॉर के कारण लैनवांग जी गलती से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाए और यहाँ आते ही वो ये भूल ही जाए कि वो कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है और वो क्या है। लैनवांग जी को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, ये तक नहीं कि वो एक वैम्पायर है। और वो सीधे उठता है विंग के रूम के अंदर विंग की बाहों में। वांग जी और विंग की लव स्टोरी क्या होगी, क्या वांग जी को इस बारे में याद आएगा कि वो एक वैम्पायर है और वो प्रेजेंट से नहीं यहाँ पे पास्ट से आया हुआ है, वो इस प्रेजेंट सेल्फ से बिलोंग ही नहीं करता है। आप लोग मुझे अपनी स्टोरी आइडियाज़ भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय।